Assalamu alaikum students. Today our topic for discussion is cloning. तो आज हम लोगों ने क्लोनिंग को डिस्कस करना है. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये फॉर एग्जांपल मैं हूँ, इसी तरह का एक और मेरी कॉपी बन के आपके सामने आ जाए. अब ये दो कॉपीज़ हैं और एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू मी. तो है ना इंटरेस्टिंग. ये आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है, इस मेथड को हम क्लोनिंग का नाम देते हैं. अगर क्लोनिंग को हम टेक्निकली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं ए टेक्निक इन विच आइडेंटिकल कॉपीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल मेथड एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन ऑकर्स. यानी कि जितनी मर्ज़ी आप कॉपीज़ प्रोड्यूस करते जाएं, सारी कॉपीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेथड हम अडॉप्ट करेंगे, दैट इज़ एसेक्सुअल मेथड. यानी कि ऐसा मेथड होगा जिसमें सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाते जाएंगे. तो इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग का नाम देते हैं. दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि आइडेंटिकल कॉपीज़ तब तक प्रोड्यूस होती रहेंगी जब तक म्यूटेशन ना आ जाए. चूँकि म्यूटेशन आप लोगों को पता है, हम रैंडम चेंज इन डीएनए को कहते हैं. तो अगर डीएनए में कोई तब्दीली आ जाती है तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो कॉपीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें से कुछ कॉपीज़ ऐसी प्रोड्यूस हो जाएं जो आइडेंटिकल कॉपीज़ ना हों. बहरहाल ये रेयर बात है, ये रेयर काम है. हम लोगों ने आइडेंटिकल कॉपीज़ को प्रोड्यूस करवाना है. अब ये जो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस होगा वो सेल की भी कॉपीज़ हो सकती हैं, वो इंडिविजुअल की भी कॉपीज़ हो सकती हैं. इस ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ सेल्स या ऑर्गेनिजम्स को हम क्लोन का नाम देते हैं. तो क्लोनिंग इज़ द प्रोसीजर, वाइल क्लोन आप कह सकते हैं ग्रुप है इंडिविजुअल्स का या ग्रुप है सेल्स का जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है. असल में जो क्लोनिंग की जाती है ये इसलिए की जाती है ताकि आप यूजेनिक एम्स हासिल कर सकें. अगर हम यूजेनिक्स की बात करें तो यूजेनिक्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट एम्स एट इम्प्रूविंग द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. कि बेसिकली जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन की बात नहीं करते, दूसरे एनिमल्स की भी बात करते हैं कि हमारा जो मकसद होता है असल में यूजेनिक में कि अल्टीमेटली हम इम्प्रूव्ड ट्रेट्स इंट्रोड्यूस करवाएं. ना सिर्फ एनिमल्स के अंदर, चूँकि ह्यूमन क्लोनिंग का एंड पे जाके हम डिस्कस करेंगे. ह्यूमन क्लोनिंग के हवाले से रेजर्वेशंस हैं, ह्यूमन क्लोनिंग के हवाले से थोड़े से मसाइल हैं. बहरहाल अल्टीमेटली हमारा मकसद ये है कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, न्यू ट्रेट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाए. अब जो क्लोनिंग का सेहरा जाता है वो आप लोगों को पता है 1997 में स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं, दैट इज़ आइन विल्मेट. इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक शीप की क्लोनिंग की और जो क्लोन्ड शीप प्रोड्यूस करवाया दैट इज़ डॉली शीप. नॉर्मली तौर पर अगर आप देखें तो नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्लोनिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस नॉर्मली तौर पर नहीं करते. लेकिन इंसेक्ट्स, कई किस्म के इंसेक्ट्स हैं और इनके अलावा बहुत से प्लांट्स हैं जो ओकेजनली क्लोनिंग करवाते हैं कि कभी कभी क्लोनिंग उनके अंदर हो जाती है. जबकि कुछ प्लांट्स और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो रेगुलरली क्लोनिंग का मेथड अडॉप्ट करते हैं और आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस करते जाते हैं. और मैंने एक शर्त बताई है कि आइडेंटिकल कॉपीज़ तब तक प्रोड्यूस होंगी जब तक म्यूटेशंस नहीं आ जाती. अगर हम मेथड्स ऑफ क्लोनिंग की बात करें तो बेसिकली दो मेथड आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए गए, जिसमें से जो नंबर 1 मेथड है दैट इज़ न्यूक्लियस क्लोनिंग और नंबर 2 जो मेथड है दैट इज़ एम्ब्रियो क्लोनिंग. तो इनको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं. इनमें से भी जो सबसे मोस्ट कॉमन क्लोनिंग का मेथड है दैट इज़ मेथड नंबर 1, दैट इज़ न्यूक्लियस क्लोनिंग. अगर मैं न्यूक्लियस क्लोनिंग की बात करूं कि न्यूक्लियस क्लोनिंग बेसिकली है क्या और कैसे करवाई जाती है. बेसिकली आप दो इंडिविजुअल्स लेंगे. एक इंडिविजुअल आप लेंगे अडल्ट जिसकी आपने क्लोनिंग करनी है, बीइंग क्लोन आप कह सकते हैं, और दूसरा इंडिविजुअल वो लेंगे जो आपके एग डोनर के तौर पर एक्ट करेगा और अल्टीमेटली हम जो एम्ब्रियो है उसकी इम्प्लांटेशन इस इंडिविजुअल के अंदर करेंगे. तो 2 फीमेल हम लेंगे. और एक और बात याद कर लें कि जिस स्पीशीज़ की आप लोग क्लोनिंग करनी है, जारी बात है दोनों इंडिविजुअल उसी स्पीशीज़ के होने चाहिए. फॉर एग्जांपल हम शीप की क्लोनिंग करने लगे, चूँकि आपकी फॉर द फर्स्ट टाइम शीप की क्लोनिंग की गई थी, तो हम भी शीप की क्लोनिंग को मुख्तसर सा मैं एक्सप्लेन करूँगा. हालांकि प्रोसीजर काफ़ी लेंथी है लेकिन मैं सिंपल रखूँगा, FSC लेवल तक रखूँगा.
हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मैं राइट साइड पे अडल्ट फीमेल ले लेता हूँ शीप, और ये जो राइट साइड पे शीप मौजूद है मेरे, ये एग डोनर के तौर पर एक्ट करेगी, यानी कि एग को डोनेट करेगी। और लेफ्ट साइड पे जो मैं फीमेल ले लेता हूँ, ये वो फीमेल है जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं। तो दो शीप हम लोगों ने ले लिए। राइट साइड वाली शीप एग डोनर के तौर पर एक्ट करेगी, और जो लेफ्ट साइड वाली शीप है ये वो शीप है जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं, यानी कि ये वो शीप है लेफ्ट साइड पे जो मेरे मौजूद है, इसके अंदर डिज़ायर्ड ट्रेट मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो राइट साइड पे मेरी शीप मौजूद है, दैट इज़ अडल्ट फीमेल, इससे हम अनफर्टिलाइज्ड एग सेल को रिमूव करवाएंगे। अनफर्टिलाइज्ड एग सेल लेंगे इनसे, और अल्टीमेटली जारी बात है अनफर्टिलाइज्ड एग सेल है, फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली तौर पर चूँकि थ्योरी में फर्टिलाइज्ड एग की बात की गई है, ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग सेल है, जारी बात है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, और जो न्यूक्लियस मौजूद है, जारी बात है ये इस इंडिविजुअल का अपना जेनेटिक मटेरियल है। चूँकि क्रॉसिंग ओवर हुई है, और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में आप लोगों को पता है जब एग्स बनते हैं, ओवोजेनेसिस होती हैं, तो जेनेटिक वेरिएशंस आती रहती हैं। हम क्या करेंगे, इस अनफर्टिलाइज्ड या जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसके न्यूक्लियस को इस सेल से बाहर निकालेंगे, एग सेल से बाहर निकालेंगे। हम पाइपेट इंसर्ट करेंगे, पाइपेट इंसर्ट करने के बाद न्यूक्लियस को खींच लेंगे, और खींचने के बाद पाइपेट को बाहर एग सेल से बाहर निकाल लेंगे। मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली हम लोगों ने न्यूक्लियस को, इस एग सेल का जो अपना न्यूक्लियस था उसे हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब ये जो सेल बचा है, जो एग सेल बचा है, जो विदाउट न्यूक्लियस है, दैट विल बी कॉल्ड एज इन्यूक्लिएटेड एग सेल। एट द सेम टाइम जो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ फीमेल है, जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं, जो फीमेल शीप है, हम क्या करेंगे, इनसे कोई स्मैटिक सेल लेंगे। नॉर्मली तौर पर जो इनके मेमरी ग्लैंड्स हैं, इनके स्किन के ऊपर से सेल उतारे जाते हैं, तो स्किन सेल हम लोगों ने ले लिए, ये स्मैटिक सेल हैं। और स्मैटिक सेल आप लोगों को पता है जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं, ये इस इंडिविजुअल के नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, इस शीप के नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं। और इन सेल्स के अंदर, इन स्किन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, वो एग्जैक्टली इसका जेनेटिक मेकअप है जिस इंडिविजुअल की हम क्लोनिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ शीप मौजूद है, एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल जो इस शीप का है वो इन स्किन सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, कोई वेरिएशंस नहीं है। अब ये जो स्किन सेल हैं, इन स्किन सेल को, और ये वाला जो इन्यूक्लिएटेड एग सेल है जिसमें से हम लोगों ने न्यूक्लियस को रिमूव किया है, इन दोनों सेल्स को करीब लाया जाता है और हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये दोनों सेल यानी कि सोमैटिक सेल और इन्यूक्लिएटेड सेल आपस में फ्यूज हो सकें। अब फ्यूजन के बाद चूँकि देखें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो शीप नंबर 2 का है, यानी कि जो शीप नंबर 2 हम उसको कह रहे हैं जिसके हम क्लोनिंग करवाने लगे हैं। अब जारी बात है ये जो सेल बना है इसमें पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल शीप नंबर 2 का है जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं। अब जब ये सेल बन गया जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्यूजन हम लोगों ने करवा दी, फ्यूजन के बाद ऑब्वियसली सेल फ्यूजन के बाद ये सेल डिवाइड करेगा, इसमें क्लीवेज होगी। अब इनकी हम लोगों ने, इन सेल की हम लोगों ने कल्चरिंग करवानी। कल्चरिंग का मतलब है हम इसको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम के अंदर रखेंगे, इस सेल को, जो फ्यूज्ड सेल है, हम ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो फ्यूज्ड सेल है, इनकी क्लीवेज स्टार्ट होगी, इनकी डिवीजन स्टार्ट होगी, और डिवीजन के नतीजे में सेल, न्यू सेल प्रोड्यूस होते जाएंगे। जब ग्रुप ऑफ न्यू सेल प्रोड्यूस होते जाएंगे यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगी, तो जो अर्ली स्टेज एम्ब्रियो है, इस अर्ली स्टेज एम्ब्रियो को अब हम इम्प्लांट करेंगे सरोगेट मदर के अंदर। सरोगेट मदर आप शीप नंबर 1 को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें से हम लोगों ने एग को, जिसने एग को डोनेट किया था, या आप कोई और फीमेल, कोई और शीप आप ले सकते हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली आप लोगों ने यूज़ करना है ताकि जो फीटस है उसकी मुकम्मल डेवलपमेंट हो सके। अब ये जो अर्ली एम्ब्रियो है इसको हम इम्प्लांट कर देंगे इस मदर की वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर। यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट होगी, जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो न्यू बेबी, जो नया जो शीप जिसकी बर्थ होगी, प्रोड्यूस होगा। अब ये जो क्लोन्ड एनिमल है ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी होगा उस इंडिविजुअल की, यानी कि शीप नंबर 2 की, जिसके सोमैटिक सेल्स को हम लोगों ने यूज़ किया था। चूँकि शीप नंबर 2 का सोमैटिक सेल हम लोगों ने यूज़ किया है, शीप नंबर 2 का हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोन्ड शीप प्रोड्यूस हुआ है,
जिसको आप डॉली शीप भी कह सकते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है टू द शीप नंबर 2 जिसके सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस हम लोगों ने यूज़ किया था। तो दैट इज़ नॉन एज न्यूक्लियस क्लोनिंग। अब अगर हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, मेथड नंबर 2, तो दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, या जिसको हम एम्ब्रियो क्लोनिंग का भी नाम देते हैं। अब अगर आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें या एम्ब्रियो क्लोनिंग की बात करें तो होता क्या है कि नॉर्मी तौर पर आप लोगों को पता है कि अगर सेक्स और रिप्रोडक्शन, आप लोग सेक्स और रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल की तरफ से स्पर्म आते हैं, फीमेल की तरफ से एग आते हैं, स्पर्म फ्यूज़ करते हैं एग के साथ, अल्टीमेटली जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो जाइगोट बनता है जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग का भी नाम देते हैं, ये जाइगोट अब क्लीवेज के थ्रू पास करता है और एक सेल से अल्टीमेटली 2 सेल बनेंगे, क्योंकि क्लीवेज हम सेल डिवीजन बाय माइटोसिस को कहते हैं। तो जो पेरेंट सेल था यानी कि जो जाइगोट था और जाइगोट डिप्लॉयड था, चूँकि हाफ क्रोमोसोम स्पर्म्स की तरफ से आए हैं, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग की तरफ से आया है, तो ये जो जाइगोट बना है ये डिप्लॉयड बना है। अब जब इसमें क्लीवेज होगी ये एक सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेंगे और दोनों सेल डिप्लॉयड होंगे और दोनों सेल का जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा। अब ये जो 2 सेल्स बने इनको हम ब्लास्टोमियर्स का नाम देते हैं। नॉर्मली तौर पर ब्लास्टोमियर्स ने इकट्ठे रहना होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर अननोन रीज़न, ये आज तक नहीं पता कि रीज़न क्या है, कि दोनों ब्लास्टोमियर्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये ब्लास्टोमियर ए है और ये ब्लास्टोमियर बी है। हालांकि ए और बी इकट्ठे रहने चाहिए थे लेकिन ये सेपरेट हो गए। अब जो ब्लास्टोमियर ए है इसमें दोबारा से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, सेल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, और ब्लास्टोमियर बी के अंदर भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, नए सेल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे। अल्टीमेटली दोनों ब्लास्टोमियर कंप्लीट अडल्ट के अंदर डेवलप हो जाएंगे, यानी कि ब्लास्टोमियर ए भी कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएगा और ब्लास्टोमियर बी भी कंप्लीट अडल्ट के अंदर, कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएगा। अगर ये ह्यूमन था तो ये जो 2 बच्चे पैदा होंगे जिनकी पैदाइश होगी ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज़ होंगे एक दूसरे की, चूँकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली सेम है। चूँकि क्लीवेज मैंने कहा है सेल डिवीजन बाय माइटोसिस को कहते हैं और माइटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं आती। पेरेंट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। नॉर्मी तौर पर याद रख लें कि अगर 2 बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों बच्चों के करैक्टर एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, उनकी सेक्सेस भी सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों बच्चे या तो मेल होने चाहिए या दोनों बच्चे फीमेल होने चाहिए। सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह हम फ्रेटर्नल ट्विंस की भी बात करेंगे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इनको बेसिकली हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस का नाम देते हैं, चूँकि एक ही जाइगोट इन्वॉल्व था, इस एक जाइगोट से 2 कंप्लीट अडल्ट डेवलप हुए, इसी वजह से आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस का भी नाम देते हैं। बहरहाल ये भी चूँकि ए सेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं, सेक्सुअली चूँकि जाइगोट बन गया, जाइगोट के बनने के बाद पीछे पीछे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी चूँकि मेल और फीमेल इन्वॉल्व थे। अब जाइगोट के बाद जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जाइगोट डिवाइड किया, ये सारा का सारा काम ए सेक्सुअली हुआ है, इसी वजह से दैट इज़ अगेन ए सेक्सुअल मेथड, और ये भी हम क्लोनिंग के ज़िम्मे में लेते हैं, दैट इज़ आइडेंटिकल ट्विन प्रोडक्शन। एक और बात याद कर लें, क्लोनिंग ना सिर्फ एनिमल की क्लोनिंग करवाई जा सकती है, क्लोनिंग बैक्टीरियल सेल की भी क्लोनिंग होती है, इसके अलावा डीएनए क्लोनिंग भी होती है। तो डिफरेंट आप कह लें कि जितनी भी आप आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाएंगे, जो मेथड आप अडॉप्ट करेंगे दैट इज़ नॉन एज क्लोनिंग। अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग की बात करें, अहमियत की मैं बात करूं कि बेसिकली फ़ायदा क्या है, तो जितना भी फ़ायदा अल्टीमेटली ये मैनकाइंड के हवाले से, इंसानियत के हवाले से देखें आप। नंबर 1 अगर मैं बात करूं इम्प्रूविंग ट्रेड्स की, जिस तरह मैंने बात की है कि आप एनिमल्स के अंदर ट्रेड्स अच्छा बनाना चाहते हैं, ये बेहतर बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके जो एनिमल है ज़्यादा मीट की पैदावार दें, ज़्यादा गोश्त प्रोड्यूस करें, हैवी हों, हेल्दी हों, बल्की हों। इसी तरह से अगर आप एग की बात करें, एग प्रोडक्शन की बात करें, तो डिफरेंट सेकेंड ईयर में हम जाकर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट ट्रेड्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उन ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम उन एनिमल्स की क्लोनिंग करवाते हैं। इवन थेराप्यूटिक एजेंट्स के तौर पर भी डिफरेंट थेराप्यूटिक सब्सटेंसेस, आप कह लें कि फार्मास्यूटिकल डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम क्लोनिंग के ज़रिए, एनिमल क्लोनिंग के ज़रिए ऑब्टेन करते हैं। चूँकि एक्चुअली तौर पर बायोटेक्नोलॉजी हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर है, तो वहाँ पे जाके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट जीन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हम अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स और ट्रेड एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं।
सेकंड अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स ऑफ नॉन पेडिग्री, इनकी कॉपीज़ बनाने के लिए क्लोनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल हॉर्सेज, आप लोगों को पता है जो हॉर्सेज हैं इनकी वैराइटीज़ होती हैं, इनकी नस्लें होती हैं, और जब आप एग्जैक्टली नॉन पेडिग्री की बात करते हैं कि एक प्रॉपर नस्ल है उसकी एग्जैक्ट प्रोपोगेशन करवाना चाहते हैं कि उनमें कोई वेरिएशन ना आए, कोई चेंज ना आए, कोई तब्दीली ना आए, तो हॉर्सेस की क्लोनिंग के लिए हॉर्सेस की क्लोनिंग की जाती है, कॉज की क्लोनिंग की जाती है, शीप की क्लोनिंग की जाती है, इवन प्राइस बुल्स की क्लोनिंग की जाती है, ताकि आपके जो करैक्टर हैं वो रीशफल ना करें, वो चेंज ना हो। थर्ड अगर मैं बात करूँ ह्यूमन क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग के हवाले से जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही कहा है कि थोड़ी सी रेजर्वेशन है, क्योंकि इंसान की अगर आप क्लोनिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स का भी आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। मॉरली भी इतना ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता कि मॉरली भी आपके लिए जो ह्यूमन क्लोनिंग है वो ठीक हो। फॉर एग्जांपल नॉर्मल तौर पर जो साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हम ह्यूमन क्लोनिंग करते भी हैं तो ह्यूमन क्लोनिंग में ये जो क्लोन्ड ह्यूमन होगा इसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पर यूज़ करें। देखें, जब ट्रांसप्लांट की बात आती है, फॉर एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर लें या किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर लें या हार्ट ट्रांसप्लांट की आप बात कर लें, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो रेसिपिएंट होता है जिसकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन ख़राब हो चुका है, इस रेसिपिएंट को सबसे बड़ा मसला ये है कि ये किसी डोनर से ऑर्गन लेगा। अब जो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि डोनर को आप राज़ी करें। दूसरी बात ये है कि डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ब्लड ग्रुप मैच करने के साथ साथ डोनर और रेसिपिएंट की जो प्रोटीन्स हैं ऑर्गन्स की वो भी मैच करनी चाहिए। तो ये इतना आसान काम नहीं होता। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने कहा, कोशिश कर रहे हैं कि हम ह्यूमन क्लोनिंग करते हैं, चूँकि ह्यूमन क्लोनिंग में आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस होंगी, कोई फ़र्क नहीं होगा जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली, फिनोटाइप के हवाले से। तो हम जो क्लोन्ड ह्यूमन होगा उसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डोनर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। अभी भी ह्यूमन क्लोनिंग को अलाउ नहीं किया गया। अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया था और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नतीजे में आज तक ह्यूमन क्लोनिंग बैन है। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।